नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनेयर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक बेहद अहम शहर बरेली की। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास, इसके संघर्ष और इसका कल्चर इतना रिच है कि सच में कोई भी हैरान रह जाए। चलिए इतिहास के पुराने पन्नों से लेकर आज के मॉडर्न बरेली तक की ये पूरी कहानी एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस शहर की जीवंत पहचान से। ये जो अलग अलग नाम आप देख रहे हैं ना, ये इस शहर के कल्चर की पूरी कहानी कह देते हैं। प्राचीन शिव मंदिरों की वजह से इसे नाथ नगरी कहा जाता है, और वो फेमस बॉलीवुड गाना तो याद ही होगा, बस उसी ने इसे झुमका नगरी बना दिया। इसके अलावा बांस के बिजनेस की वजह से बांस बरेली, आंखों के सुरमे के लिए सुरमा नगरी और बेहतरीन कढ़ाई के काम के लिए इसे जरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है ना कमाल का मिक्स। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम शुरुआत करेंगे शहर की पहचान से, फिर हम चलेंगे इसकी प्राचीन जड़ों की तरफ, उसके बाद इसके संस्थापकों, 1857 के विद्रोह और इंडस्ट्रियल उतार चढ़ाव को समझेंगे, और हाँ, आखिर में आज के मॉडर्न टूरिज्म पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बरेली की पहचान की, जो सिर्फ एक नाम से कहीं बढ़कर है। देखिए, समझने वाली बात यहाँ ये है कि नाथ नगरी नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया। इस शहर की भौगोलिक और आध्यात्मिक नींव बहुत गहरी है। बरेली का ये नाथ कॉरिडोर असल में शहर के चारों कोनों पर स्थित 4 बहुत ही प्राचीन शिव मंदिरों को जोड़ता है: अलखनाथ, धोपेश्वर नाथ, त्रिवटीनाथ और मणिनाथ। और सही मायनों में यही वो आध्यात्मिक आधार है जिसने बरेली को उसकी सबसे प्रतिष्ठित पहचान दी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम महाभारत काल और अहिछत्र की प्राचीन जड़ों की ओर। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इतिहास में इस इलाके की सत्ता कैसे कैसे बदली है, ये देखना काफी दिलचस्प है। महाभारत काल में ये वो पावरफुल उत्तरी पांचाल राज्य का हिस्सा था। फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंद और मौर्य साम्राज्यों का दौर आया। आगे चलकर गुप्त साम्राज्य ने इसे अपने अधीन किया, और 7वीं शताब्दी आते आते सम्राट हर्ष का राज भी यहाँ स्थापित हो गया। मतलब महाकाव्यों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक का गवार रहा है ये क्षेत्र। और इसी प्राचीन इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही भारी भरकम नाम है अहिछत्र। आज की आमला तहसील में मौजूद ये प्राचीन राजधानी कोई आम जगह नहीं है। इसका सीधा जुड़ाव राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा से है। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ आए थे और जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ को यहीं कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि ये कई धर्मों और महाकाव्यों का एक अद्भुत संगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शहर के संस्थापकों और रोहेलखंड राज्य की। अब यहाँ ना 16वीं और 17वीं सदी के बीच शहर की डेवलपमेंट में एक बहुत ही स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। 1537 में बंसुदेव और बरेल देव ने जगतपुर के पास एक छोटा सा किला बनाया, और यहीं से नाम पड़ा बांस बरेली। लेकिन ठीक इसके 100 साल बाद 1657 में राजा मकरंद राय खत्री ने एक नया और भव्य शहर बसाया, और इसी दौरान मकरंदपुर और आलमगीरगंज जैसे नए इलाके वजूद में आए। इसके बाद इस क्षेत्र में एंट्री होती है रोहेला अफगानों की, जिनका उदय और पतन किसी फिल्म की कहानी जैसा है। 1740 में अली मोहम्मद खान ने रोहेलखंड राज्य की स्थापना की और बड़ी ही चालाकी से राजधानी को आमला शिफ्ट कर दिया। फिर हाफिज रहमत खान ने इस इलाके को और बढ़ाया। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। गठबंधनों के बदलते खेल में 1774 में मीरापुर कटरा के युद्ध में ब्रिटिश और अवध की जॉइंट आर्मी ने हाफिज खान को हरा दिया। अब आते हैं इतिहास के एक बहुत ही अहम और उग्र पड़ाव पर, 1857 की क्रांति और वो आजादी के 11 महीने। यहाँ एक बहुत ही सॉलिड सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, 1857 की उस भयंकर उथल पुथल और अंग्रेजों के कड़े पहरे के बीच बरेली ने पूरे 11 महीने तक खुद को आजाद कैसे रखा? आखिर वहाँ उस वक्त चल क्या रहा था? तो हुआ कुछ यूं था। घटनाओं का क्रम एकदम स्पष्ट है। 31 मई 1857 को सूबेदार बख्त खान ने क्रांति का बिगुल फूंका, और ठीक अगले ही दिन 1 जून को खान बहादुर खान को नवाब घोषित कर दिया गया। उन्होंने बाकायदा अपनी एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बना ली। लेकिन खैर ये आजादी बहुत लंबी नहीं चली। मई 1858 आते आते कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने शहर पर वापस कब्जा कर लिया। जरा इस नंबर को देखिए, 257। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कड़वा ऐतिहासिक सच है। विद्रोह को कुचलने के बाद कमिश्नरी के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे 257 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दे दी गई थी, और बाद में 1860 में खान बहादुर खान को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। चलिए अब 20वीं सदी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ का औद्योगिक उत्थान और पतन। ये दौर ना इस शहर के इंडस्ट्रियल बूम और उसके एकदम से क्रैश होने की पूरी कहानी बयां करता है। 1873 में रेलवे आया और मानो व्यापार के सारे दरवाजे खुल गए। 1924 में ITR यानी इंडियन टर्पेंटाइन एंड रोजन फैक्ट्री खुली। 1938 में WIMC माचिस फैक्ट्री आई। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। लेकिन फिर 90s के दशक के अंत तक आते आते ये सारी बड़ी फैक्ट्रियां अचानक से बंद हो गई, और इसका शहर की इकोनॉमी पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ा। समय के साथ थोड़ा और आगे आते हैं और देखते हैं आज का मॉडर्न पर्यटन और प्रमुख स्थल।
अगर आप आज का बरेली देखेंगे ना तो पाएंगे कि ये पुरानी विरासत और मॉडर्न चीजों का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। यहाँ एक तरफ इमाम अहमद रजा खान की पवित्र दरगाह आला हजरत है तो दूसरी तरफ प्राचीन अलखनाथ मंदिर। अगर आपको मिलिट्री हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो जाट रेजिमेंटल सेंटर का म्यूजियम है और परिवार के साथ वीकेंड ऐसे में ही रिलैक्स करने जरूरी के और लिए ताज़ा फन सिटी जानकारी जैसा के लिए amusement park भी हमारे है। चैनल को और लाइक और वास्तुकला की सब्सक्राइब बात जरूर हो ही करें। रही है तो यहाँ एक ऐसी जगह है जो आपको पक्का हैरान कर देगी, चुन्ने मियाँ का लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये मंदिर हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक बेहतरीन मिक्स है और आज भी शहर में सांप्रदायिक सद्भाव यानी कम्युनल हार्मनी के एक बहुत मजबूत प्रतीक की तरह खड़ा है। तो अगर आप इस शहर को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ क्विक टिप्स। अक्टूबर से मार्च का मौसम यहाँ बेस्ट रहता है। शॉपिंग के लिए हस्त निर्मित जरी जरदोजी और लकड़ी का फर्नीचर एकदम मस्ट बाय है। और हाँ, स्मृति चिन्ह के तौर पर वो पारंपरिक झुमका लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। तो इस पूरे सफर के बाद एक आखिरी सवाल मन में रह जाता है। प्राचीन पांचाल की राजधानियों से लेकर 19वीं सदी की उस उग्र क्रांति और आज के इन मॉडर्न मार्केट्स और शांत मंदिरों तक बरेली के इस इतने लचीले इतिहास का कौन सा युग आज सबसे गहरी छाप छोड़ता है? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनरी यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इस ऐतिहासिक शहर को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा।